हेलो बच्चों, नमस्कार। आज इस वीडियो में लाए हैं समाजशास्त्र का दूसरा अध्याय, भारतीय समाज की जनसांख्यिकी संरचना। जनसांख्यिकी या जननांकी समाजशास्त्र विषय की ही एक शाखा है और समाजशास्त्र में जनसंख्या का व्यवस्थित अध्ययन करने वाले विज्ञान या शास्त्र को जनसांख्यिकी या जननांकी के नाम से जाना जाता है। जनसांख्यिकी किसी समय विशेष में जनसंख्या के आकार, गठन और वितरण तथा समय समय पर उनमें होने वाले परिवर्तनों में रुचि रखती है। जनसांख्यिकी विश्व में हमारे देश की जो जनसंख्या है वो दूसरे नंबर पर है। चाइना जनसंख्या की दृष्टि से प्रथम स्थान पर है। समय समय पर प्रत्येक 10 वर्ष बाद हमारे देश की जनसंख्या का गणना कराई जाती है और विश्व का यह सबसे बड़ा जनगणना का कार्य होता है। और जनसंख्या के आकार, पूरी कितनी जनसंख्या है, महिलाओं का कितना है, पुरुषों का कितना है, साक्षरता दर कितना है, लिंगानुपात कितना है, इन सभी से संबंधित जो अध्ययन करता है वह जननांकी या जनसांख्यिकी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। जनसांख्यिकी डेमोग्राफी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम फ्रांसीसी के विद्वान एशले गोइलार्ड द्वारा 1855 में अपनी पुस्तक एलिमेंट्स डिस्ट्रैक्टिक ह्यूमन एंड डेमोग्राफी कंपेयर एशले गोइलार्ड ने दिया था, लेकिन इस विषय की नींव के रूप में जॉन ग्रांट ने 1662 में रखा था। जॉन ग्रांट ने 1662 में अपनी महत्वपूर्ण कृति नेचुरल एंड पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन मेड अपॉन द विल्स ऑफ मॉर्टेलिटी में जनसांख्यिकी का अध्ययन प्रारंभ किया था। प्रोफेसर थॉमस रॉबर्ट माल्थस, जो ब्रिटेन के थे, इनको शॉर्ट नेम में टी.आर. माल्थस कहा जाता है, जनसांख्यिकी का पिता कहा जाता है। प्रोफेसर थॉमस रॉबर्ट माल्थस एक अर्थशास्त्री थे जिन्होंने जनसंख्या पर इनका बहुत बड़ा अध्ययन है। इनकी जो पुस्तक थी एन इसे प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन 1798 में, इसी कृति में इन्होंने जनसंख्या संबंधी अपना सिद्धांत दिया। उन्होंने बताया कि किसी भी देश की जनसंख्या ज्यामितीय विधि में बढ़ती है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, जबकि खाद्य सामग्री गणितीय विधि से बढ़ती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और यह जनसंख्या 25 वर्षों में किसी भी देश की जनसंख्या 2 गुनी हो जाती है। और जनसंख्या और खाद्य सामग्री में अंतर पाया जाता है, जिससे जनसंख्या प्रकृति स्वयं नियंत्रण लगाती है या मनुष्य द्वारा भी स्वयं नियंत्रण करना पड़ेगा, तभी किसी भी देश का विकास और संसाधनों का सदुपयोग हो पाएगा। डेमोग्राफी शब्द, जिसका हिंदी में अर्थ है जनसांख्यिकी, डेमोग्राफिक शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा, जिसे यूनानी भाषा भी कहते हैं, 2 शब्दों से मिलकर के बना है। प्रथम शब्द है डेमोस, जिसका अर्थ होता है लोग, जन, और दूसरा शब्द है ग्राफिन, जिसका अर्थ होता है वर्णन करना। अर्थात डेमोग्राफी का अर्थ है कि मनुष्य या जनता के विषय में लिखना,
या वर्णन करना, अंकित करना या लोगों के बारे में अध्ययन करना। एशले गुइलार्ड ने कहा है, इट इज द साइंस विच स्टडीज द नंबर ऑफ पीपल, अर्थात यह वह विज्ञान है जो मनुष्यों की संख्या के विषय में अध्ययन करता है। जनसांख्यिकी में जनसंख्या के आकार में परिवर्तन, जन्म एवं मृत्यु दर, प्रवसन के स्वरूप, जनसंख्या की संरचना एवं गठन अर्थात स्त्री पुरुष अनुपात, विभिन्न समूहों एवं संप्रदायों में साक्षरता दर तथा विभिन्न समूहों के अनुपात का मुख्य रूप से अध्ययन किया जाता है। जनसांख्यिकी में किसी भी देश की जनसंख्या का आकार, कितनी जनसंख्या है, महिलाओं की कितनी जनसंख्या है, पुरुष की कितनी जनसंख्या है, साक्षरता दर कितना है, जनसांख्यिकी में जनसंख्या के आकार में परिवर्तन, जन्म एवं मृत्यु दर, प्रवसन के स्वरूप, जनसंख्या की संरचना एवं गठन अर्थात स्त्री पुरुष अनुपात, विभिन्न समूहों एवं समुदायों में साक्षरता दर तथा विभिन्न समूहों के अनुपात का मुख्य रूप से अध्ययन किया जाता है। जनसांख्यिकी में किसी भी देश की कितनी जनसंख्या है, यानी कि आकार कितना है, महिलाओं की जनसंख्या कितनी है, पुरुषों की जनसंख्या कितनी है, बच्चों की जनसंख्या कितनी है, पुरुषों में साक्षरता कितना है, महिलाओं में साक्षरता दर क्या है, उस देश की लिंगानुपात कितना है, जीवन प्रत्याशा कितना है, इन सभी का अध्ययन जनसांख्यिकी करता है। जनसांख्यिकी के दो प्रकार हैं। पहला है आकारिक जनसांख्यिकी। आकारिक जनसांख्यिकी वह जनसंख्या का अध्ययन करता है, पूरे आकार की, किसी भी देश की कुल जनसंख्या कितनी है, महिलाओं की कितनी है, पुरुषों की कितनी है, युवाओं की कितनी है, लड़कियों की कितनी है, जीवन प्रत्याशा कितना है, साक्षरता दर कितना है, स्त्री पुरुष का लिंगानुपात कितना है, भौगोलिक दृष्टि से अध्ययन किया जाता है, किस प्रदेश में जनसंख्या ज़्यादा है, किसी प्रदेश में जनसंख्या कम है। इन सभी का परिणात्मक जो आंकड़ा निकाला जाता है, इसका अध्ययन आकार की जनसांख्यिकी के अंतर्गत किया जाता है। दूसरा है सामाजिक जनसंख्या के अंतर्गत, दूसरा सामाजिक जनसांख्यिकी में सामाजिक जनसंख्या के अंतर्गत जनसंख्या के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक पक्षों का व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है। जनसंख्या की संरचनाओं व परिवर्तनों के व्यापक कारणों परिणामों को जानने का प्रयास किया जाता है। बच्चों, आज के समय में जब से राष्ट्र राज्य का उदय हुआ, आज उस देश में तमाम ऐसे संवैधानिक कार्यक्रम लागू किया जाता है। देश के अंदर लोगों का, देश के जीवन, देश के लोगों का विकास करने के लिए, देश को विकसित बनाने के लिए तमाम ऐसे सामाजिक आर्थिक रूप से योजनाएं लागू की जाती हैं। और यह तभी अच्छे से लागू किया जा सकता है कि जो इच्छित लक्ष्य को प्राप्त किया जाए। जनसंख्या का आंकड़ा बहुत जरूरी होता है। तो जनसंख्या के जो सामाजिक पक्षों पर अधिक ध्यान दिया जाता है, उसे सामाजिक जनसांख्यिकी का अध्ययन के अंतर्गत किया जाता है। जनसांख्यिकी का महत्व।
जनसांख्यिकी का अध्ययन समाजशास्त्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। समाजशास्त्र के उद्भव में ये जो शैक्षिक रूप से पठन पाठन का चलता है, इसको स्थापित करने में समाजशास्त्र को जनसंख्या का बहुत बड़ा श्रेय है। इसलिए जनसांख्यिकी का अध्ययन करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। समय समय पर तमाम सरकारी योजनाएं लागू की जाती हैं, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से वंचितों को लेकर के। इसका एक डाटा के रूप में, डाटा को लेकर के प्रयोग किया जाता है और उस पर अमल किया जाता है, और जो इच्छित लक्ष्य होता है उस लक्ष्य को प्राप्त किया जाता है। इसलिए जनसांख्यिकी का बहुत बड़ा महत्व है। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यूरोप में दो विभिन्न प्रक्रियाओं लगभग एक साथ घटित हुई। पहला है राजनीतिक संगठन के प्रमुख रूप में राष्ट्र राज्यों की स्थापना। राजनीतिक संगठन यूरोप में 18वीं शताब्दी में फ्रांस में राज्य क्रांति होने से जो बदलाव आया, समता, सौदता, बंधुता को लेकर, जो लोकतंत्र के लिए अग्रसर हुआ कि लोगों के द्वारा सरकार बनाया जाए, जो राजतंत्र की सत्ता को फ्रांस की जनता ने उखाड़ फेंका, वहाँ से राष्ट्रवाद की संकल्पना मजबूत हुई और राष्ट्र राज्य में जनता की भूमिका को देखते हुए जनता के अधिक से अधिक हितों को ध्यान में रखने के लिए ऐसे राजनीतिक संगठनों के लिए यह आवश्यक था कि सत्ता में आने के लिए, सामाजिक हितों के लिए जनसांख्यिकी का डाटा की जरूरत पड़ती थी। ऐसे में ये यूरोप में इस घटना घटित हुई तो जनसांख्यिकी का आंकड़ा की जरूरत पड़ी। दूसरा, आंकड़ों से संबंधित आधुनिक विज्ञान सांख्यिकी की शुरुआत। आंकड़ों के लिए, डाटा के लिए सरकार लोक कल्याणकारी राज्य के लिए, लोकतंत्र को स्थापित के लिए, देश के हित के लिए, तमाम ऐसी योजनाओं के लिए, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षिक रूप से योजनाओं का क्रियान्वयन करने के लिए आंकड़ों की जरूरत होती थी। इन आंकड़ों को प्राप्त करने के लिए अलग अलग देश की शासन सत्ता अपने अपने जरूरत के हिसाब से जनसांख्यिकी का डाटा कलेक्ट करते थे। आगे चलकर इस आधुनिक किस्म के राज्य ने अपनी भूमिका और कार्यों का विस्तार शुरू कर दिया। स्वास्थ्य के क्षेत्र में, विकास के क्षेत्र में, कानून व्यवस्था, कृषि तथा उद्योग संबंधी आर्थिक नीतियों, टैक्स, कराधान, राजस्व, शासन व्यवस्था आदि कार्यों में सक्रिय रूप से लोगों ने दिलचस्पी लेना प्रारंभ कर दिया। इसलिए जनसांख्यिकी के अध्ययन के लिए बहुत बड़ा अवसर मिला कि इन सब देश की स्वास्थ्य, विकास, कानून, कृषि, आर्थिक नीतियों को लागू करने के लिए ऐसे आंकड़ों की जरूरत पड़ती थी। राज्य के कार्यकलापों को सुचारू रूप से संचालन के लिए सामाजिक आंकड़ों को, यानी जनसंख्या और अर्थव्यवस्था के विभिन्न पक्षों से संबंधित मात्रात्मक तत्वों को सुव्यवस्थित और नियमित रूप से इकट्ठा करने की आवश्यकता महसूस हुई। जनगणना का आधुनिक रूप 18वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों से प्रारंभ हुआ। पूरे विश्व में सबसे पहली जनगणना की शुरुआत 18वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में प्रारंभ किया। सर्वप्रथम 1790 में अमेरिका में
आधुनिक जनगणना की शुरुआत हुई। उसके बाद प्रथम चरण में अमेरिका के बाद यूरोप में भी प्रचलन में आया। यूरोप में प्रचलन आने से उस समय हमारे देश में जो शासन सत्ता थी वो अंग्रेजों की थी। तो अंग्रेजों ने भी हमारे देश में सर्वप्रथम अंग्रेज अपनी सरकार में सर्वप्रथम 1867 से 1872 के बीच लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई। भारत में पहली जनगणना सन 1872 में लॉर्ड मेयो ने जनगणना करवाई। इसके बाद भारत में नियमित जनगणना सन 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई। 1881 से लेकर 2011 तक अनावरत हर 10 साल पे हमारे देश की जनगणना हर 10 साल पे कराई गई। 1881 में जनगणना आयुक्त W प्लोडेन थे। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई थी। उस समय जनगणना आयुक्त R.A. गोपाल स्वामी थे। भारतीय संविधान की धारा 246 के अनुसार देश की जनगणना कराने का दायित्व संघ सरकार को सौंपा गया। बच्चों, हमारे देश की जो जनसंख्या की जनगणना कराने का संघ सरकार कराती है, जो भारतीय संविधान में संघ सूची में क्रम संख्या 69 पर है। पूरे देश की जनगणना केंद्र सरकार कराती है। जनगणना संगठन केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, जिसका उच्चतम अधिकारी भारत का महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त होता है। यह देश भर में जनगणना संबंधी कार्यों को निर्देशित करता है तथा जनगणना के आंकड़ों को जारी करता था। अभी तक 2011 में हमारे देश की जनगणना हुई थी। अब 2021 में होना है। इसमें कोरोना की वजह से जनगणना अभी शुरू नहीं होगी। कुछ ही समय में कोरोना खत्म होने के बाद 2021 की जनगणना शुरू कराई जाएगी। जनगणना किसी भी देश की जनगणना कराने से जो सरकार अपने इच्छित लक्ष्य को, क्योंकि लोकतंत्र में कल्याणकारी राज्य की स्थापना हुई है, तो देश के स्थिति के सुधारने के लिए, देश को विकसित बनाने के लिए तमाम ऐसी योजनाएं आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षिक रूप से लागू की जाती हैं। तो यदि देश के पास जनगणना का डाटा होगा तो जो सुविधाएं सरकार देती है, जो इच्छित लक्ष्य होता है, वो सही से क्रियान्वयन किया जा सकता है और आशातीत सफलता प्राप्त की जा सकती है। आज की इस वीडियो में बस इतना। बच्चों, कैसा लगा? लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।